আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर 5 फरवरी को चुनाव होंगे। वोटों की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी को है और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 20 जनवरी को है। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं, जिसमें से 12 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है। इस साल के मतदान में करीब 1.55 करोड़ लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। तारीख की घोषणा के बाद सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटें जीतने का वादा किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने चुनाव तारीख की घोषणा के दौरान ईवीएम के पक्ष में बात की। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट ने 42 बार ईवीएम के पक्ष में फैसला सुनाया है। It's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th. And counting is 8th. And 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। एंटायर इलेक्शन प्रोसेस आफ्टर काउंटिंग विल बी कंप्लीट बाय 10। दिल्ली में आखिरी मतदान 8 फरवरी 2020 को हुआ था और उसका नतीजा 11 फरवरी को घोषित किया गया था। पिछले साल आप सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटी और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। 2020 में आम आदमी पार्टी ने 67 में से 62 सीट्स जीती थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 5 सीटें मिली। लेकिन पिछले साल कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिला। स्वाभाविक है कि 2015 और 2020 के बाद आम आदमी पार्टी जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। पिछले दोनों चुनावों में आम आदमी पार्टी ने लगातार 67 और 62 सीट्स जीते, लेकिन इस बार बीजेपी भी दिल्ली जीतने के लिए बेताब है। ये रिपोर्ट न्यूज नाउ। नेपाल तिब्बत सीमा पर आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। 1 घंटे के भीतर 6 बार कंपन महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.1 थी और इसे नेपाल, भूटान और भारत में भी महसूस किया गया। मंगलवार सुबह नेपाल तिब्बत सीमा पर 7.1 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया, जिसका असर भूटान और भारत पर भी पड़ा है। भूकंप से तिब्बत का बड़ा क्षेत्र नष्ट हो गया है। पहले झटके के बाद 4 घंटों में 8 झटके आए। अंतिम गणना में तिब्बत में 53 लोग मारे गए। तिब्बत की रीजनल डिजास्टर रिलीफ हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि जिगास शहर भूकंप से सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित हुआ है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) वेस्टर्न थिएटर कमांड ने घोषणा की है कि चीन सेना ने भूकंप के केंद्र में स्थिति का आकलन करने के लिए ड्रोन्स तैनात किए हैं। आपदा से निपटने के लिए थिएटर कमांड की वायुसेना सक्रिय हो चुकी है। आपदा से निपटने के लिए ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स और ग्राउंड फोर्सेस की एक टीम स्थिति का जायजा ले रही है। वे राहत कार्यों में भी शामिल हो चुके हैं। भूकंप का स्रोत नेपाल के लाबुचे से 93 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 10 किलोमीटर पर गहराई पर थी। भूकंप में कोलकाता, नॉर्थ बंगाल, दिल्ली, बिहार समेत भारत के कई हिस्सों में झटके महसूस किए गए। यह पहली बार नहीं है। अप्रैल 2015 में भी नेपाल में भयंकर भूकंप आया था। भूकंप के कारण एवरेस्ट में एवलांच भी आया था। उस समय मरने वालों की संख्या 2400 थी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ। हाल ही में आई बाढ़ में राज्य सरकार ने प्रभावित इलाकों के लिए 13 करोड़ रुपए और मंजूर किए हैं। ये धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष से खर्च की जाएगी। राज्य सरकार ने भीषण बाढ़ से प्रभावित इलाकों के लिए अतिरिक्त 13 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सोशल मीडिया के माध्यम से कही। यह राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज यह बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह भी कहा कि आवंटित राशि का उपयोग राजस्व विभाग के आपात प्रबंधन के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए की जाएगी। राज्य के सड़क, पुल, बिजली, ट्रांसमिशन लाइन, कृषि और बागवानी, खेती, उद्योग, कृषि भूमि,
मछली जलाशय, तालाब, बांध, पशु संसाधन, घर आदि बड़े पैमाने पर बाढ़ के कारण नष्ट हो गए हैं। राजमार्ग, राज्य सड़कों और ग्रामीण सड़कों पर पानी भर गए हैं और तालाब, जलाशय और खेती गाढ़ और पानी से भर चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पिछले सितंबर में बाढ़ पीड़ितों के लिए शुरुआत में 564 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित रिलीफ एंड रिकवरी पैकेज में खाद्य और जनसंख्या विभाग के लिए 70 करोड़ रुपए, कृषि विभाग के लिए 15 करोड़ रुपए शामिल है। इस मामले में मत्स्य पालन विभाग को 10 करोड़ और शिक्षा विभाग को 10 करोड़ रुपए के आवंटन किए गए थे। कार्य विभाग को पेयजल एवं स्वच्छता के लिए 50 करोड़ रुपए के आवंटन किए गए थे। इसके अलावा शहरी विकास विभाग के लिए 12 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य विभाग के लिए 10 करोड़ रुपए, कार्य विभाग के लिए 235 करोड़ रुपए और बिजली विभाग के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस बार मुख्यमंत्री राहत कोष से 13 करोड़ रुपए का आवंटन बाढ़ के बाद होने वाली क्षति को कम करने में विशेष रूप से सहायक होगी, जो राज्य के आम लोगों की अपेक्षा भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। त्रिपुरा मध्य शिक्षा परिषद ने 2025 की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की अधिसूचना जारी की है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया 10 जनवरी से 31 जनवरी शाम 5 बजे तक चलेगी। माध्यमिक के लिए 1M और उच्चतर माध्यमिक के लिए 1H के फॉर्म उपलब्ध होंगे। इसके अलावा कंटिन्यू, कंपार्टमेंटल, एक्सटर्नल या सिंगल सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म हमेशा की तरह 2 चरणों में भरा गया है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो वह 15 जनवरी तक दोबारा आवेदन कर सकते हैं। त्रिपुरा मध्य शिक्षा परिषद के सचिव डॉक्टर दुलाल दे ने इस संबंध में सभी जानकारी दी है। তো এবার মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের ফর্ম ফিল আপ শুরু হবে 10 জানুয়ারি থেকে আর চলবে 31 জানুয়ারি পর্যন্ত। 31 জানুয়ারি বিকাল 5টা পর্যন্ত ওয়েবসাইট খোলা থাকবে। এর মধ্যে স্কুল তার ডাটা এন্ট্রি করবে। প্রত্যেক স্টুডেন্ট মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে 1M ফর্ম ফিল আপ করতে হবে আর এইচএস এর ক্ষেত্রে 1H ফর্ম ফিল আপ করতে হবে। नए तौर पर मतदाता सूची रजिस्ट्रेशन में महिला मतदाता आगे रही हैं, जबकि ड्राफ्ट मतदाता सूची में लिंग अनुपात 991 था। नए प्रकाशित मतदाता सूची में लिंग अनुपात बढ़कर 993 हो गया। चुनाव आयोग ने राज्य की 60 विधानसभा सीटों की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है। अंतिम मतदाता सूची के अनुसार राज्य में 28,91,082 वोटर्स हैं। इनमें से 14,40,299 महिला वोटर्स, 14,50,709 पुरुष वोटर्स और 74 थर्ड जेंडर वोटर्स शामिल है। 11,035 सर्विस वोटर्स में से 10,830 पुरुष वोटर्स और 205 महिला वोटर्स है। अंतिम मतदाता सूची के अनुसार पिछले एक साल में 34,517 नए वोटर्स अंतिम सूची में जोड़े गए हैं। 1 जनवरी 2024 तक आधार वर्ष के लिए मतदाता सूची में स्पेशल ब्रीफ अमेंडमेंट के बाद अंतिम मतदाता सूची में मतदाता 28,56,925 थे, जिसमें से 14,35,172 पुरुष, 14,21,679 महिला और 74 तीसरे लिंग के मतदाता थे। इसी बीच चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के अनुसार मतदाता सूची में नए नाम दर्ज करने में महिला मतदाता आगे है। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में जहां सेक्स रेशियो 991 था, वही अंतिम मतदाता सूची में यह बढ़कर 993 हो गया है। मतदाता सूची में त्रिपुरा का लिंग अनुपात 993 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 948 का है। मतदाता सूची में शामिल किए गए नए लोगों की कुल संख्या 51,303 दर्ज की गई है और 18 से 19 आयु वर्ष के 30,399 मतदाताओं को अंतिम सूची में जोड़ा गया है, जिसमें से 14,766 पुरुष, 15,632 महिला और एक थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। अंतिम मतदाता सूची से कुल 12,430 मृत मतदाताओं को हटाया गया है। गौरतलब है कि रिहेबिलिटेटेड स्टेट्स में ब्रू रियांग समुदाय के पात्र मतदाताओं को भी अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया गया है। इसी बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि वर्तमान में राज्य भर में 3,352 मतदान केंद्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।
नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे अथॉरिटी ने जानकारी दी है कि सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी महीने तक राज्य में इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू कर दी जाएंगी। ऐसे में बदरपुर से अगरतला तक रेलवे लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूरा हो चुका है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले फरवरी से त्रिपुरा में इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेन चलेगा। यह बात पूर्वोत्तर रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कोपिंजल किशोर शर्मा ने बताई। बदरपुर से अगरतला रेलवे स्टेशन तक रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो चुका है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे अथॉरिटी ने कहा कि अगरतला से शाबरूम तक रेलवे लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तेजी से चल रहा है। एनएफ रेलवे ने कहा कि काम अगले 2 या 3 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे अथॉरिटी ने बताया कि एनएफ रेलवे के लामडिंग डिवीजन का माईबोंग और चंद्रनाथपुर के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य पूरा नहीं होने के कारण गुवाहाटी तक इस लाइन पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाना संभव नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस हिस्से का काम भी तेजी से चल रहा है। राज्य में 46 करोड़ रुपए की रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट 2022 में शुरू हो गया है, जो वर्तमान में राज्य में चलने वाली डीजल पावर ट्रेन के साथ त्रिपुरा को नेशनल रेल ग्रिड से जोड़ेगा। इलेक्ट्रिक ट्रेन के संचालन के संबंध में उन्नकोटी जिले के कुमारघाट, ख्वाई जिले के तेलामुड़ा और गोमती जिले के उदयपुर में 3 ट्रैक्शन पावर सब स्टेशन स्थापित करने का काम तेजी से चल रहा है। कुमारघाट सब स्टेशन का काम पिछले मार्च में पूरा हो गया था। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे अथॉरिटी ने कहा कि तेलामुड़ा सब स्टेशन इस महीने और उदयपुर सब स्टेशन फरवरी तक खत्म हो जाएगा। 3 ट्रैक्शन सब स्टेशन के पूरा होने के बाद त्रिपुरा, धर्मनगर से अगरतला और अन्य स्थानों तक रेलवे पावर ट्रांसमिशन लाइन को बिजली की आपूर्ति करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने के लिए प्रत्येक सब स्टेशन के लिए 5 मेगावाट पावर की मांग भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। अगरतला जीबी बाजार मंगलवार दोपहर भीषण आग से बच गया। जीबी बाजार में एक फल की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, लेकिन स्थानीय व्यापारियों और अग्निशमन विभाग के प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया। जब इलाके के व्यवसायियों ने जीबी क्षेत्र के विपतनाशिनी मिष्टान्न भंडार के बगल में एक फल की दुकान में अचानक आग लगी देखी तो स्थानीय अग्निशमन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। घटना में एक फल की दुकान और 2 पड़ोसी दुकानों को मामूली नुकसान हुआ है, लेकिन कुल नुकसान का पता नहीं चल सका है। स्थानीय फायर फाइटर ने मीडिया को इसके बारे में जानकारी दी। विपतनाशिनी मिष्टाন্ন দোকানের এখানে আগুন লাগছে আমরা ইনফর্ম পাইছি। আসলে পাশের দোকানে ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগছে। মিষ্টি দোকানের সামনে একজন লাগা ছিল, হঠাৎ করে এখানে আগুনটা ছড়াই গেছে। প্রাথমিকভাবে কি দেখলেন, মানে কিসের থেকে এই অগ্নিকাণ্ড শুনছি? কারণ এটা ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট। এরকম ক্ষয়ক্ষতি হিসেবে কয়টা দোকান পুরা গেছে? হ্যাঁ, কয়টা দোকান হচ্ছে না? কয়টা দোকান পুরা গেছে? না, এখানে তো একটা তো দোকান পুরা গেছে, ফলের দোকান। এটার পাশে সামান্য একটু মিষ্টি দোকান আছে, একটু ক্ষতি হয়েছে। আর পাশের একটা দোকান, 3টে দোকান। बाकी खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है।
राज्य में प्रमोशन पॉलिसी को लेकर एक हिस्से के कर्मचारियों में असंतोष है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित कई पोस्ट होने के बावजूद योग्यता की कमी का हवाला देते हुए सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को वंचित किया जा रहा है। सामान्य वर्ग के कर्मचारी प्रमोशन पॉलिसी से नाराज है। प्रदेश में प्रमोशन पॉलिसी को लेकर कर्मचारियों का एक वर्ग नाराज है। विशेष रूप से राज्य सरकार के सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों के बीच त्रिपुरा ST/SC रिजर्वेशन रूल 1992 के नियम 9(2) के तहत प्रमोशन पॉलिसी को लेकर वह नाराज है। राज्य सरकार के सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों ने इस नीति के कारण भेदभाव और अभाव के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की है। राज्य सरकार के लगभग 80% पदों पर ST और SC के कर्मचारी कार्यरत है, जिनका कंबाइंड पॉपुलेशन रेशियो 48% का है। इस स्थिति में आरक्षित वर्ग के कई जूनियर ऑफिसर सामान्य वर्ग के सीनियर काउंटरपार्ट्स की तुलना में तेजी से प्रमोट हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रमोशन के इस तरीके को चुनौती देने वाला एक मामला 2011 में दायर किया गया था। इसे देखते हुए 2015 में एक ऐतिहासिक फैसले में त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रमोशन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश बताने के लिए कहा, जिसमें त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निष्पक्ष सुनिश्चित करने के लिए प्रमोशन में संवैधानिक संशोधन का पालन करने का निर्देश दिया। 2017 में राज्य सरकार ने नियम 9(2) के तहत प्रमोशन आदेश जारी किया। 2018 में नए सरकार के गठन के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ, क्योंकि 2021 में वन टाइम एडहॉक प्रमोशन के लिए एक नए अधिसूचना जारी की गई, जिसमें मुख्य रूप से आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया। अधिसूचना में कई रिक्त पदों के बावजूद एबिलिटी का बहाना देते हुए सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों को बाहर रखा गया। इसके अतिरिक्त प्रमोशन लिस्ट में पारदर्शिता के संबंध में RTI एप्लीकेशन को खारिज करने के लिए राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन के खिलाफ भी शिकायत है। जनवरी 2022 में जस्टिस नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस वाली बेंच ने प्रमोशन में आरक्षण नीति लागू करने के लिए क्लियर टर्म्स दिए। इतना ही नहीं, एपेक्स कोर्ट ने राज्य सरकार को ST/SC कैटेगरी की इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन को साबित करने के लिए क्वांटिटेटिव डेटा एकत्रित करने, इस डेटा को प्रत्येक कैडर पर अलग से लागू करने और रोस्टर वाइज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन करने के बार बार अनुरोध के बावजूद राज्य सरकार के कर्मचारियों के एक वर्ग ने गुस्सा व्यक्त किया कि राज्य सरकार ने सिफारिश पर कोई कार्यवाही नहीं की। इस संबंध में 2021 से एडहॉक प्रमोशन को नियमित प्रमोशन के रूप में मान्यता देते हुए प्रमोशन पॉलिसी में निरंतर निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक मुश्त खंड को हटाकर रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों द्वारा पर्याप्त अंतिम वेतन का आधार पर अतिरिक्त प्रमोशन में सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों को शामिल किया जाना था। एडहॉक प्रमोशन के बाद सरकारी कर्मचारी पेंशन की गणना की मांग भी कर रही है। कर्मचारियों ने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 के उल्लंघन और मौजूदा भेदभाव को सुधारने के लिए तत्काल सरकारी कार्रवाई की भी मांग की है। पीड़ित कर्मचारियों का यह भी मानना है कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन सिस्टम में विश्वास और निष्पक्षता बहाल करने के लिए इस मुद्दे का समाधान होना आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा सिविल सर्विस में कार्यरत 7 अधिकारियों को IAS में पद उन्नत किया गया है। ये 7 धारक है संतोष दास, अदिति मजुमदार, अजित शुक्ल दास, मानिकलाल दास, धनबाबू रियांग, दशरथ देब्बर्मा और उदयन सिन्हा। इन अधिकारियों को 2021, 2022 और 2023 रिक्तियों के आधार पर IAS नामांकन प्राप्त हुआ है। गौरतलब है कि न्यूनतम 3 साल की सर्विस पर ही IAS ट्रेनिंग के लिए भेजने का नियम है। खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री टिंकू रॉय ने मंगलवार को बिलोनिया BKI सिंथेटिक ग्राउंड में दूसरे वार्षिक दक्षिण जिला आधारित सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का आधिकारिक उद्घाटन किया। आयोजकों के मुताबिक इस टूर्नामेंट में राज्य के हर जिले से कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी। प्रॉम्प्टर्स ने बताया कि साउथ डिस्ट्रिक्ट बेस्ड सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट अगले फरवरी तक जारी रहेगी। भारत के प्रधानमंत्री के नशे से मुक्ति के लक्ष्य को लेकर प्रदेश सरकार काम कर रही है। राज्य के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टिंकू रॉय ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि न केवल शारीरिक बल्कि राज्य के युवा समाज को भी आगे आकर हर स्कूल के शिक्षकों और छात्रों के बीच नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता बढ़ानी होगी। खेल न केवल शरीर और दिमाग को अच्छा रखता है, बल्कि मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि खेल से खुद को स्थापित कर
राज्य का नाम भी बढ़ाना है। पूर्वोत्तर के छोटे से राज्य के रूप में जाने जाने वाले त्रिपुरा खेलों के मामले में भी पीछे नहीं है। कुछ दिन पहले स्टेट लेवल जूडो कंपटीशन में राज्य की लड़कियों ने तीसरा स्थान हासिल किया था। राज्य के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि योगा और फुटबॉल में भी राज्य की लड़कियां पीछे नहीं है। আমাদের রাজ্য তৃতীয় স্থানে উঠেছে, যেখানে গুজরাট, মহারাষ্ট্রের মতো বড় রাজ্যগুলো ছিল প্রথম দ্বিতীয়তে, আমরা তৃতীয় স্থানে এসেছি। আমাদের থেকে অনেক বড় বড় রাজ্য জনসংখ্যার আধারে অনেক বেশি থাকার পরেও আমরা সেখানে কিন্তু তৃতীয় স্থান অর্জন করেছি। আমরা যোগাতে আমাদের ছেলেমেয়েরা ভালো করছে গোটা দেশে, ফুটবলেও আমরা পিছিয়ে নেই। গত বছর 2023-এ জনজাতি ফুটবল হয়েছিল, জনজাতি মেয়েদের अंडर-19 মেয়েদের ফুটবল হয়েছিল উড়িষ্যাতে, সেখানে আমরা তৃতীয় স্থান। राज्य खेल विभाग के नियमानुसार ब्लॉक, जिला एवं उपमंडल स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। इसीलिए मंत्री टिंकू रॉय ने राज्य के सभी खिलाड़ियों से इस साल के खेल में भाग लेने का आह्वान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।